लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बारे में कुछ बात करें। अफ़गान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह को निरस्त करने और इसके सदस्यों को देश की सीमा से स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन साथ ही शर्त रखा है कि इस्लामाबाद इस योजना के पूरे खर्च को वहन करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में आतंकवादी हमलों में हालिया वृद्धि और अन्य सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सेंट्रल एपेक्स कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी और इसमें मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख, DGISI और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक से परिचित सूत्रों ने बताया है कि प्रतिबंधित TTP और इसके अभ्यारण्यों का मुद्दा सीमा एजेंडे के मुख्य मुद्दों में से एक था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह काबुल का दौरा किया ताकि पड़ोसी देश में TTP की उपस्थिति के बारे में अफ़गान तालिबान के साथ सबूत साझा किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि शीर्ष समिति को सूचित किया गया था कि अफ़गान अंतरिम सरकार ने प्रतिबंधित संगठन को नियंत्रित करने की योजना का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में TTP सेनानियों को निरस्त करने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से उनके स्थानांतरण की बात कही गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अफ़गान सरकार ने पाकिस्तान से प्रस्ताव को लागू करने और TTP के पुनर्वास के लिए होने वाले खर्च का वहन करने के लिए कहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक अफ़गान तालिबान की इस बात का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को संदेह है कि अफ़गान तालिबान ये काम नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान TTP को निरस्त करने के बारे में सोच रहा है। इससे पहले अंतरिम अफ़गान सरकार ने पाकिस्तान को TTP के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिका इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि चीन द्वारा भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका को दिए जा रहे कर्ज का इस्तेमाल जबरन फ़ायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। लू सचिव एंटनी ब्लिंकन की भारत, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की आगामी यात्रा का पूर्वावलोकन करते हुए एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डोनाल्ड लू ने प्रेस वार्ता में मौजूद संवाददाताओं से कहा कि भारत के निकटवर्ती देशों को चीन की ओर से दिए जा रहे कर्ज को लेकर हम अत्यधिक चिंतित हैं। हमें लगता है इस कर्ज का उपयोग जबरदस्ती फ़ायदा उठाने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन द्वारा दिए जा रहे कर्ज के प्रश्न के उत्तर में लू ने कहा कि हम इस संबंध में भारत और इन दोनों देशों से बात कर रहे हैं कि कैसे हम इन देशों को अपनी निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, साथ ही वो अपने फैसले खुद लें और किसी बाहरी साझेदार के दबाव में न आए। बता दें कि सचिव एंटनी ब्लिंकन 1 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। अमेरिकी विभाग ने कहा कि इस दौरान वो बहुपक्षवाद को मजबूत करने, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, नशीले पदार्थों का मुकाबला करने, वैश्विक स्वास्थ्य, मानवीय सहायता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और आपदा राहत पर सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। डोनाल्ड लू ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के अमेरिकी सहायक सचिव रामिन टोलइस भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सचिव ब्लिंकन भारत के G20 अध्यक्षीय वर्ष के हिस्से के रूप में दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक सफलता है। उन्होंने कहा कि विश्व में आम चुनौती की कोई कमी नहीं है और हमें इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य G20 देशों के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करना चाहते हैं। ब्रीफिंग के दौरान लू ने कहा कि सचिव नई दिल्ली में अपने समकक्ष भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान वे हमारी रणनीतिक भागीदारी साझेदारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम G20 में एशियाई क्वाड में एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, तो वहीं हम रक्षा सहयोग पर क्या कर रहे हैं। 3 मार्च को सचिव एशियाई क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि अगर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो सांसदों को व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। उन्होंने आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए एक रणनीति बनाने के वास्ते नेशनल एपेक्स कमेटी NAC की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की। इस बैठक में राजनीति और सेना के हाई प्रोफाइल सदस्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री शरीफ ने पिछले महीने एपेक्स कमेटी की एक बैठक में भाग न लेने के लिए इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, पेशावर घटना के बाद मैंने सभी राजनीतिक पक्षकारों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने PTI इसमें हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझा और वे अब भी मामलों को सड़कों पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ ने कहा कि समृद्धि की खातिर हमें एक साथ बैठना होगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से एक वर्ग मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।
जो कि निंदनीय है। अगर हम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। देश में सुरक्षा की अनिश्चित स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि नेक्टा निष्क्रिय संस्थान बन गया है। अब इसके स्थान पर राष्ट्रीय कार्य योजना नैब बनाने का वक्त आ गया है। नैब की स्थापना 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जघन्य हमले के बाद पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज PMLN के तत्कालीन गवर्नर ने की थी। इस हमले में 130 छात्रों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को यह बैठक तब हुई जब इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और देश की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ने को लेकर चर्चा करने के लिए काबुल में अफगानिस्तान तालिबान सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे और अमेरिका की ओर से मजबूत भागीदारी की पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभाली थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को कहा कि ब्लिंकन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 1 मार्च को नई दिल्ली जाएंगे। इस बैठक में बहुपक्षवाद को मजबूत करने तथा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने, सतत विकास, मादक पदार्थ के खात्मे, वैश्विक स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्राइस ने कहा कि वह ब्लिंकन हमारी मजबूत भागीदारी की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री 3 मार्च तक भारत में रहेंगे। ब्लिंकन 28 फरवरी से 2 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा के बाद भारत पहुंचेंगे। वो मध्य एशिया के 5 देशों के प्रतिनिधियों के साथ C5+ मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। लोग अच्छा रिटर्न पाने के लिए निवेश करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें निवेश कर आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों को अच्छा रिटर्न मिलता है। PPF में 1 साल में एक व्यक्ति 1.5 लाख तक का निवेश कर सकता है और इस पर 7.1% की दर से ब्याज मिलता है। लेकिन यदि आप PPF में निवेश करते हैं तो महीने की 5 तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप 5 तारीख तक पैसा जमा कर देते हैं तो 5 तारीख से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच में जो भी बैलेंस होता है उस पर उसी महीने का जोड़कर ब्याज मिल जाता है। लेकिन यदि आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो उस पर अगले महीने से ब्याज मिलेगा। इससे आपको साल में केवल 11 महीने का ही ब्याज मिलता है और आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप पैसा 5 तारीख को जमा करते हैं तो आप साल में 10,650 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसलिए यदि आप 5 तारीख को ध्यान में रखते हुए PPF में निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बता दें कि PPF में एक व्यक्ति एक बार में एक ही अकाउंट खोल सकता है। यदि किसी ने एक से अधिक PPF अकाउंट खोला है तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया गया है और इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। साथ ही PPF खाता मर्ज भी नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने PPF खाता 2015 में खोला है और दूसरा खाता 2020 में खोला है तो बाद में खोले गए खाते को बंद कर दिया जाएगा और इस पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर किसी ने 2015 में खाता खोला है और दूसरा 2018 में खोला है तो इन दोनों खातों को मर्ज कर दिया गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि मैं अपने मित्र ओलाफ स्कोल्ज और उनके प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर ओलाफ कई वर्षों के बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। आज की बैठक में हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी तो है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। शीर्ष पद पर एंजेला मर्केल के 16 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद दिसंबर 2021 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा है। इस अवसर पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कहा कि भारत ने काफ़ी तरक्की की है और यह दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। रूस की आक्रामकता का खामियाजा
दुनिया भुगत रही है। अभी भोजन और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पिछली बार जब मैंने भारत का दौरा किया था तब से बहुत कुछ बदल गया है। भारत वास्तव में विकास कर रहा है। मेरे और पीएम मोदी के विचार समान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। मोदी सोल वार्ता के व्यापक एजेंडे से अवगत लोगों ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के परिणामों की को बातचीत में प्रमुखता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वार्ता का जोर व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा। दोनों नेताओं के हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र स्थिति पर विचार करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों के दौरान चीन की बढ़ती आक्रामकता देखी गई है। इससे पहले मोदी और सोल के बीच द्विपक्षीय वार्ता इंडोनेशिया के शहर बाली में पिछले साल 16 नवंबर को हुई थी, जबकि दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक पिछले साल 2 मई को हुई थी, जब मोदी 6वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने बर्लिन गए थे। जर्मनी और भारत के बीच संबंधों में कई क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी आई है। सोल रविवार की सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे, जहां से वह शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेंगे। आइए हम जाने की अल नीनो के वजह जहां फरवरी में पड़ रही खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आगामी मानसून सीजन में अल नीनो की आशंका के चलते खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस आशंका को और मजबूती प्रदान कर दी है। 23 फरवरी 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली मासिक आर्थिक रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है, जिससे भारत में आगामी मानसून कमजोर रह सकता है। अब तक सरकार ये मानती रही थी कि रबी के मौसम में बम्पर उत्पादन होगा। कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि वर्ष 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान में 11 करोड़ 21 लाख टन गेहूं के उत्पादन का दावा किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से अधिक गेहूं को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके सरकार नुकसान की बात नहीं स्वीकार कर रही थी। हालांकि कुछ प्राइवेट एजेंसियां रबी सीजन में फसलों के नुकसान को लेकर अनुमान जारी करने लगी हैं। स्वतंत्र एनालिटिक्स एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मार्च तक तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही तो गेहूं की पैदावार पर असर पड़ सकता है। या तो गेहूं की पैदावार पिछले रबी सीजन के स्तर पर रहेगी या उससे भी कम हो सकती है। किसी ने राज्यवार ब्यौरा देते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समय पर बुआई होने के कारण गेहूं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल को प्रभावित हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में चूंकि इस समय गेहूं में फूल आने की अवस्था है और उगेती गेहूं में दूधिया अवस्था में है, दोनों ही अवस्था में अधिक तापमान फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसिल ने मध्य प्रदेश और बिहार में भी गेहूं को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है। वहीं जिन इलाकों में रबी सीजन में धान की खेती की जाती है, वहाँ भी धान की पैदावार कम रहने की आशंका जताई है। इस मामले में तमिलनाडु एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि क्या है यह आगामी मानसून सीजन के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ती हैं और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में रहने वाली गर्म सतह वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ने लगता है। इस वजह से मानसून के दौरान बारिश कम होती है। हालांकि अभी भारतीय एजेंसियां यह नहीं मान रही है कि इस साल अल नीनो सक्रिय होगा, लेकिन आशंका से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल तक ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अल नीनो सक्रिय होगा या नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इस वर्ष अल नीनो के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अगर अल नीनो सक्रिय हो गया तो पहले से ही संकट में चल रही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। खासकर देश को एक अभूतपूर्व खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब किसानों को लगातार मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे अधिक दिक्कत उन किसानों की होगी जिनकी खेती पूरी तरह से मानसूनी बारिश पर टिकी रहती है, क्योंकि उनके पास सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं है। भारत में कुल बुआई क्षेत्र 13.942 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 55% क्षेत्र अभी बारिश पर ही निर्भर है। वैसे ही पिछले कुछ सालों में मानसून के दौरान बारिश कम हो रही है। ऐसे में अल नीनो की वजह से बारिश और कम हुई तो देश में एक बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी आशंका वित्त मंत्रालय ने जाहिर कर दी है। भारत में गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है आज 10 ग्राम का 51,500 रुपये पे है और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 56,180 रुपये है।